55 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। मतलब कि 300 से ऊपर का इस टाइम पे पेट्रोल हो गया है। डीजल और जो पेट्रोल है पाकिस्तान के पास सिर्फ 25 दिन का बाकी रह गया है। अभी खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को छुट्टियां दी जा रही हैं 9 मार्च से कवर। हमें चीजें ऑन ग्राउंड उस तरह नजर नहीं आ रही जो डोनाल्ड ट्रंप पेंट कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त ये है कि खलीजी रियासतें जो हैं वो बिल्कुल जो है लर्ज उठी हैं वहां के ऊपर। ईरान के पास ऐसा क्या है कि ईरान अब तक टिका हुआ है? हफ्ते के बाद ईरान की तरफ से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, ये एक मैसेज है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पीछे नहीं हटेंगे। उस्मान साहब, इस टाइम पर हम ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग को एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये तमाम ममालिक जो हैं वो अटैक करेंगे, और इन केस अगर इनमें से किसी एक ने भी अटैक कर दिया, इस जंग का हिस्सा बन गया, तो आप इस जंग को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है कि ये कुछ दिन में जंग खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि लंबी जंग है। डोनाल्ड ट्रंप इतने पिस ऑफ हुए हैं, वो खुद इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं, इस चीज को कि उनकी तरफ से कोई मुज़ाकरात का मैसेज नहीं आ रहा। और वो टफ पीपल हैं और वो लड़ना चाहते हैं, उन्होंने लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। जिस स्पीड में ईरान मिसाइल दाग रहा है, जो इसराइल के अंदर तबाही हो रही है, आपको लगता है, पहले हम बात करते थे ना कि कितने दिन तक ईरान सस्टेन कर सकेगा। अब मेरा सवाल ये है कि इसराइल इस जंग को कितने दिन तक सस्टेन करने की सलाहियत रखता है? अमेरिका जो है पीछे हट जाए तो इसराइल तो मेरे ख्याल में 24 घंटे भी सस्टेन ना कर सके। अगर कोई एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान उसके साथ डायरेक्ट मुआहदे के अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वॉर के अंदर पाकिस्तान को भी खींचने की जो है वो कोशिश की जाए। उस्मान साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग को 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, एक हफ्ता हो गया, 8वें दिन में ये जंग जारी है। लेकिन जो अमेरिका का प्लान था कि क़यादत को ख़त्म कर दिया जाएगा, क़यादत के ख़त्म होने के बाद जो उसके मिसाइल्स हैं उनको अटैक किया जाएगा। अब अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है, जिसके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं, जिसके पास एआई टेक्नोलॉजी है, जिसके पास हर तरह के वसाइल हैं, वो ईरान को जो है घुटनों पर अब तक ला नहीं सका। ईरान अब तक सरेंडर नहीं कर सका, और जो प्लान किया होता कि कुछ घंटों के अंदर जो है ईरान की कमर तोड़ देगा, ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। 7 दिन का अगर हम एनालिसिस करें, ईरान के पास ऐसा क्या है कि ईरान अब तक टिका हुआ है? ये सबसे बड़ी बात है। अगर इस चीज को हम देख लें अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो भी समझ आ जाती है। यही कुछ इनके पास तब भी था, वॉर मशीन थी पूरी की पूरी, पूरी मिलिट्री वॉर मशीन के साथ। अभी तो नेटो के लोग शामिल नहीं है। आप सोचें यूरोप अभी इस वॉर में नहीं, जो मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में वो भी शामिल था, तो भी उस तरीके के नताइज नहीं निकल सके। अब आते हैं दूसरी चीज के ईरान के पास ऐसा क्या है। मैं बताऊं, ईरान के पास बहुत एज है। सबसे बड़ा जो उनके पास एज है वो है नेवल ब्लॉकेट, जिस तरीके से उन्होंने किया। हम यहाँ पे कोई जज्बाती गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए कि भाई उनके पास अज़म हौसला है। वो तो सारी बात है, जंग के अंदर सारी कौमों के अंदर वो आ जाता है। लेकिन जो डेटरेंस क्रिएट करने में वो काबिल थे, वो मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान लिबिया में हमें कहीं नजर नहीं आया। नेवल ब्लॉकेट की सूरत के अंदर जो आलमी मैशत को चौक किया है, और दूसरा उनका ऑफ कोर्स जो मिजल सिटीज बनाए हुए हैं। देखें, अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो जेरूसलम पोस्ट वगैरह लिख रहे हैं कि अमेरिका और इजरायली जहाज ईरान की फजाओं के ऊपर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो मिजल के शहर। और उन लॉन्चर्स को ढूंढ रहे हैं। जो लॉन्चर्स बाहर निकलते हैं उस पर मिजल को लॉक किया जाता है और हिट कर दिया जाता है, और उसके बाद लॉन्चर अंदर चला जाता है। उनका कहना यह है कि अमेरिका की, इसराइल की स्ट्रेटजी ये है उन लॉन्चर को भी तबाह किया जाए, और उसके अलावा दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उन सुरंगों के, उन मिजल के शहरों को, उनको मुकम्मल तौर पे बंद करके दफन कर दिया जाए इस शहर को। ताकि अगर वो नीचे हैं जहां पे डीप हिट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उस तरीके से वो सामने ना आ पाए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी कोशिश है। क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि क्लस्टर जो वहां के ऊपर बम है वो भी फेंके जा रहे हैं। और याद रखें, ये आवाम को अगर हम सादा अल्फाज में बताएं, ये क्लस्टर बम जो है ये मिड एयर के अंदर जाके डिस्पर्स हो जाते हैं और छोटे छोटे बॉम्बलेट्स की सूरत के अंदर बिखर जाते हैं। और अगर इनमें से कोई ना भी फटे तो वो कुछ अरसे के बाद जो है वो फट सकता है। और हमने ये देखा अफगानिस्तान की वॉर के अंदर। और जो कन्वेंशन था क्लस्टर म्यूनिशन का 2008 में, उसमें 100+ कंट्रीज है जिन्होंने तस्लीम किया। लेकिन ना इसराइल ने उसे तस्लीम किया था और ना ईरान ने तस्लीम किया था। तो अली हफ्ते के बाद ईरान की तरफ से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, ये एक मैसेज है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में प्रेस ने कि आप क्या चाहते हैं, इस वक्त 7 दिन गुजर चुके हैं और जिस तरह वो बात करता है फजाइया
खत्म होगी, नेवल नेवी खत्म कर दी मैंने और पूरा लेवल कर दिया वहां पे। उसने कहा मैं अनकंडीशनल सरेंडर करवाना चाहता हूँ ईरान से। और उन्होंने कहा मैं मुश्तबा मुश्तबा हमनाई को नहीं मानता, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट वहां पे क्यादत के इंतखाब के अंदर जो है वो शामिल हूं, मतलब मैं खुद फैसला करूं। मतलब ये इतनी मज़ेदार बात है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप लगता को है लग ऐसा रहा कुछ है। पॉसिबल हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हाँ उनकी मुमकिन, मर्जी मैंने कहा ना, शामिल हो? इसमें ये डिलूजन है अली, ये डिलूजन है। डोनाल्ड ट्रंप की ना एक अपनी दुनिया, अपना वर्ल्ड व्यू है जिसका प्रैक्टिकल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। वो क्राकस के ऑपरेशन के बाद ये समझना शुरू हो गए हैं कि दुनिया के रजीम को टॉपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो सबको उतारना शुरू कर दूंगा इस तरीके से ऑपरेशन करके। और मैं पूरी दुनिया, मैंने कहा ना ये बादशाहों वाली सोच है जो कि 3,000 साल पहले एक अजीबोगरीब किस्म की सोच होती थी, खुदा बनने की ख्वाहिश है। और वो खुद को किंग कहता फिरता है, जिस तरह नो किंग के प्रोटेस्ट अमेरिका में हो गए हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर वहां के ऊपर जो अभी खबरें ये भी आ रही हैं, पाकिस्तान की प्रेस रिपोर्ट कर रही है, हसन रूहानी जिन्होंने 2015 में JCPOA एक्ट करवाया था और जो बड़े लिबरल आवाज और लिबरल सोच और मोतदल किस्म की अप्रोच रखने वाले वहां के पॉलिटिशियन हैं, जिनसे मुतल्लिक बात की जाती है कि ओबामा उनके साथ नेगोशिएट करने में कंफर्टेबल थे, कि वो शायद सामने आए। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स है वो मौरूसियत के नाम के ऊपर मामले को आगे नहीं, डायनेस्टी के तौर पर नहीं लेके जाना चाहती। उस्मान साहब, इसके अंदर एक और चीज़ है, क्योंकि कल हम देख रहे थे इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि अली खामनई शहीद के जो बेटे हैं मुश्तबा अली खामनई, उनको सुप्रीम लीडर के तौर पे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि मुश्तबा अली खामनई जो हैं वो सुप्रीम लीडर बन रहे हैं। अब साबिक सदर हसन रूहानी का नाम सामने आना, कहीं ये वजह तो नहीं कि वो निगोशिएट कर सकेंगे, वो एक्सेप्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप को, इस वजह से नाम चेंज कर दिया, प्लान यही होगा? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं है। और ईरान जो है उसने जो इंसान इंट्रोड्यूस करवाया मुश्तबा खामनाई है अली, हम पहले भी उस पर बात कर चुके हैं कि वो MBS के तौर पे जाने जाते हैं वहाँ के ऊपर है। मतलब वो प्रोग्रेसिव थॉट के हामिल हैं, वो भी यूरोप के साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और लचक का जो स्टांस है उनका भी हमेशा से रहा है। नो डाउट वो IRGC के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं, अहमदी नजाद के वो बड़े दोस्त थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हसन रूहानी भी प्रोग्रेसिव थॉट के हामिल हैं, एक मोतदल आवाज वहां के ऊपर तस्वर किया जाता है जब उनकी गवर्नमेंट थी वहां के ऊपर है। तो दोनों जो है मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मुज़ाकरात की टेबल में वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पीछे नहीं हटेंगे। ये 12 जून के बाद भी उनका फैसला था, ये आज भी 7 दिन खत्म होने के बाद भी उनका फैसला है कि ईरान को आप कॉर्नर नहीं कर सकते। याद रखें ये नफ्सियात भी समझनी पड़ती है आपको वहां के रजीम की। अब डोनाल्ड ट्रंप की एक नफ्सियात है, उसके तहत वो अपने ह्यूबरस को, जोम को दिखाते हैं कि हमने इतना मिलिट्री का बिल्डअप किया। तो 7 दिन हो गए अली, टॉप टीयर 49 उनके लीडर इस वक्त अस्करी क्यादत भी और उनकी जो दूसरी आप कह लें सियासी क्यादत है उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन ईरान तो किसी तरह से टोल टोन उनकी जो है वो माइल्ड होती हुई हमें नजर नहीं आती। क्योंकि याद रखें हमें चीजें ऑन ग्राउंड उस तरह नजर नहीं आ रही जो डोनाल्ड ट्रंप पेंट कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त ये है कि खलीजी रियासतें जो हैं वो बिल्कुल जो है लर्ज उठी हैं वहां के ऊपर। एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वहां के ऊपर। अमेरिका की 5 एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को तो उन्होंने टारगेट किया वहां के ऊपर। और 20,000 अमेरिका ने फौजी वहां पे, सॉरी, लोग अपने इवैक्यूएट किए हैं और फौजी वहां पे डिस्पर्स हैं, खाली पड़ी हुई हैं उनकी वहां पे मिलिट्री बेसिस है। इंटरसेप्टर्स को लेके खलीजी रियासतें इल्जाम लगा रही हैं अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका अपने जहीरे में से अब हमें दे नहीं रहा और वो इंटरसेप्टर्स दे रहा है वहां के ऊपर इसराइल को। देखिए वहां पे बड़े ग्रीवियंसीज हैं और अभी रिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकन प्रेस की तरफ से कि वो खलीजी रियासतें जो कि बहुत इनके करीब तस्वुर की जाती हैं अब वो फैसला कर चुकी हैं कि हम अमेरिका के अंदर अपनी सरमायाकारी से दस्तबरदार हो रही हैं। याद रखें हमें अमेरिका में हजारों अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे किए थे पिछले साल उन गवर्नमेंट्स ने अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, जब इन्होंने मई में टच डाउन किया कतर में, UAE में और सऊदी अरेबिया में। आपको याद होंगे वो मनाजिर जिसमें हर कंट्री ने कहा हम 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां के ऊपर। AI के डाटा सेंटर्स बनाने के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हवाले से, उसके अलावा वेपन इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन अब सूरत हाल ये है उन तमाम मुल्कों के अंदर जो है ये आवाज उठाई जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े जो अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स वो कह रहा है कि कतर, कुवैत, UAE और सऊदी अरेबिया उन्होंने अपनी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अमेरिका से करनी थी उसके हवाले से वो नजर सानी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हद तक डैमेज हो चुका है। हमारे जो विजन 2030 था कि इकोनॉमी को डाइवर्स करना, जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल वो इंडस्ट्रीज अपना लगाते थे, अब वो कह रहे थे कि हाई राइज खड़ी करने, बड़े मेगा प्रोजेक्ट जिसमें नियम शहर सऊदी अरब का शामिल है। उन्होंने कहा अब हालात ये हैं कि हम रीन्यूएबल एनर्जी पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। हम वो जो हमारा पूरा ऑप्शन थी चीजों को डाइवर्स करने की
वो खत्म हो रही हैं। अभी हमने अपने हाउस को दोबारा से खड़ा करना है, हमारा नुकसान हो गया है, होटल्स का सियाहती ढांचा हमारा तबाह हो चुका है, एयरपोर्ट्स हमारे चौक हो चुके हुए हैं, ट्रांजिट रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, इंप्रेशन खराब हो चुका है, हमारी जो वहाँ पे इंडस्ट्री है वो काफी हद तक इम्पैक्ट हुई है। आप देखें कि कतर का सबसे बड़ा पैदावारी यूनिट एलएनजी का वो बंद पड़ा जब उस पर अटैक किया गया। उस्मान साहब, इधर एक चीज़ है। अब ये तमाम ममालिक जहाँ पर ईरान के मिसाइल दागे जा रहे हैं, जहाँ इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, क्या ये इस्लामी ममालिक, हमसाया ममालिक जो है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं? क्या वो ईरान पर हमला कर रहे हैं या अब तक कोई हमला किया है? नहीं, अब तक कोई हमला नहीं उन्होंने किया। मज़म्मती करारदाद की बात हो रही है, वो हमला करने के ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। याद रखें, जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर ये 6 रियासतें आती हैं जहाँ के ऊपर अटैक लॉन्च हुआ है, और इनकी अपनी शील्ड फोर्स है। अब इंटरेस्टिंगली आपको अली बताऊं कि ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, ये 1981 के अंदर ये मैकेनिज्म बनता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, और तब भी इन्हें ईरान का खौफ था। 79 की रेवोल्यूशन के बाद सुन्नी वर्ल्ड को सबसे बड़ा खतरा ये था कि ये रेवोल्यूशन ट्रांसपोर्ट कर हो सकती है और ये हमारे बॉर्डर के अंदर आ सकती है, क्योंकि इन मुल्कों में कहीं ना कहीं शिया थोड़ी सी कम्युनिटी है। बहरेन में 50% के करीब शिया हैं, और वहाँ रजीम के टॉपल होने का खतरा है। और वहीं के ऊपर अमेरिका का जो है फिफ्थ फ्लीट डिप्लॉय है, और वहीं के ऊपर जो उनका हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है, जिसके मुताबिक आईआरजीसी कंफर्म करता है कि 560 फौजी हमने अमेरिका के वहाँ के ऊपर बेस में मारे हैं। उस्मान साहब, इस टाइम पर हम ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग को एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये तमाम ममालिक जो हैं वो अटैक करेंगे? और इन केस अगर इनमें से किसी एक ने भी अटैक कर दिया, इस जंग का हिस्सा बन गया, तो आप इस जंग को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने इस चीज़ को रद्द कर दिया है कि ये कुछ दिन में जंग खत्म हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि लंबी जंग है। डेफिनेटली उसकी वजह तो समझ आती है, कांग्रेशनल अप्रूवल भी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। कल सेनेट के अंदर जो वोटिंग हुई, उस रायशुमारी के अंदर 53 जो सेनेटर्स थे उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो उन्होंने इकदाम उठाया हम इसकी हमायत करते हैं, जंग को जारी रहना चाहिए। 47% ने इसके खिलाफ वोट दिया, 47 जो सेनेटर्स थे। और दूसरी तरफ आज हम देखते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अमेरिकन कांग्रेस का ऐवान ज़ेरी है, वहां के ऊपर तकरीबन 219 जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करते हैं सॉपरेशन के हवाले से। और दूसरी तरफ 212 लोग हैं जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया। तो दोनों हाउस के अंदर इंतहाई स्लिम मेजॉरिटी है। मतलब अमेरिका में जो सियासी सोच है वो मुकम्मल तकसीम नजर आती है, और ये रुझान हमें 2003 में इराक वॉर और अफगानिस्तान पे हमले के दौरान नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में यही सूरत हाल वहां के ऊपर अवाम की भी है, बल्कि अवाम की इससे कहीं ज्यादा है। अभी हालिया सर्वे जो करवाया गया है राइटर्स की तरफ से, 75% के करीब लोगों ने कहा कि हम इस जंग से मुतमिन नहीं, इसके नतायज से ये जंग किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाती नजर नहीं आती, और टैक्स पेयर का पैसा अमेरिका में झोंका जा रहा है। क्योंकि खुद उन्होंने कोट किया पेंटागन को कि पेंटागन के मुताबिक 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज का मिसाइल तो है ही नहीं, तो वो हमारे साहिलों तक पहुंच कैसे सकता है। तो देयर वाज नो एमिनेंट थ्रेट फ्रॉम ईरान। और मैं आपको एक और बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इतने पिस ऑफ हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट खुद दी है कैमरों के सामने कि ईरान जो है दे आर क्वाइट टफ, दे वांट टू फाइट अस। मतलब वो खुद इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं, इस चीज को कि उनकी तरफ से कोई मुज़ाकरात का मैसेज नहीं आ रहा, और वो टफ पीपल हैं और वो लड़ना चाहते हैं, उन्होंने लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो इस जंग को मैं इसके स्पैन को, इसके स्केल को जो है वो बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और एक और बात है कि अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन इस वक्त, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है आज, डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मतलब आप कह लें मीटिंग करने जा रहे हैं उनके साथ जो अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री के सीईओज हैं। वो लॉकहीड मार्टिन जो एफ एफ फैमिली के तैयारे बनाती है, उनके साथ RTX-L3 हैरिस इन समेत दीगर जो अपना टाइकॉन्स हैं बड़े डिफेंस सेक्टर्स के, उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। और प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में है। उनका मानना यह था कि 2 महीने पहले भी उन्होंने इन कंपनीज को कहा था पैदावारी सलाहियत अपनी बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है रिसर्च करें, आगे की तरफ जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने ही, जो मुझे लगता है कि जो जंग आज हुई है इसके हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने की स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा 1000 अरब डॉलर का जो हमारा डिफेंस बजट है, मैं 1.5 मतलब इसे 50% बढ़ाने के लिए कांग्रेस पे जोर डालूंगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें पहले से उनके जहन में थी कि वो इस ऑपरेशन को करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अली खबर आ रही है कि अमेरिका के अंदर ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इसको लेके वहां के ऊपर प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि सालाना फैक्ट्रीज जो हैं सिर्फ 700 पैट्रियाट इंटरसेप्टर्स, वो मिसाइल जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और ईरान के मिसाइल को रोकते हैं, सिर्फ 700 बनाती हैं।
और अमेरिका के पास जो जहायर हैं उसमें सिर्फ 1600 मौजूद थे जंग शुरू होने से पहले। खलीजी रियासतों का अमेरिका पे इल्जाम ये है कि अब हमें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। अब अमेरिका इनका रुख जो है वो इसराइल की तरफ कर चुका है कि इसराइलियों को इंटरसेप्टर्स दी जा रही हैं अपने बचाव के लिए, और हमें जो है वो नहत्ता छोड़ दिया गया। और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस डिसफंक्शनल हो चुकी हुई हैं, वहां से फौजी जो हैं वो मुंतकिल किए जा चुके हुए हैं, और हमें वो प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही जिस दिन के लिए हमने यहाँ के ऊपर इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की थी। और अली उसके अलावा जो CSIS अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज है, वो कहता है कि पहले 100 घंटों में अमेरिका ने $3.7 बिलियन का असला इस्तेमाल किया। और वो कहते हैं तकरीबन $90 करोड़ पर डे कॉस्ट आ रही है, $90 करोड़। और उनके मुताबिक 2500 हमले किए गए। ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉर है अली वहां के ऊपर। और याद रखें ये टैक्स पेयर का पैसा है। और इसके साथ एक और खबर को जोड़ता हूं, उससे आप अंदाजा करें डोनाल्ड ट्रंप की मिस कैलकुलेशन इस वॉर में कितनी ज्यादा है। अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि वो कंट्रीज जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, जो मैंने अभी बात की आपको, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड नहीं खरीदेंगे अब, और अमेरिका के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो हम उधर ही रोक रहे हैं, मजीद फंडिंग पोर नहीं करेंगे। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जो हैं वो भी काफी अली परेशान है। उनकी कंपनी है अफिनिटी पार्टनर्स, जो 2021 में उन्होंने बनाई थी। और उस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की फर्म है उनकी। और आप हैरान होंगे उस फर्म के अंदर इन्वेस्टर कौन है? सऊदी अरेबिया, कतर और UAE। और इनकी हुकूमतों के सॉवरन वेल्थ फंड, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है, $200 अरब से ज्यादा के फंड्स होते हैं, जो कि शेख तमीम कतर के अमीर के पास है, MBZ जो कि UAE के प्रेसिडेंट है, और MBS जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है। उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, और खबरें ये थी ये CNN खरीदना चाह रही थी अफिनिटी फार्म। CNN चाहता है कि वो क्लब कर ले अपने आप को नेटफ्लिक्स के साथ, लेकिन उन्होंने पुश किया कि हमें हर सूरत में CNN जो है वो लेना है। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामलात हालात बैक टू स्क्वायर वन हो चुके हुए हैं। अमेरिका के पास जितने इंटरसेप्टर्स थे 1600 के करीब, वो उन्होंने इसराइल को दे दिए। लेकिन जिस इस तादाद 1600 के सारे नहीं दिए उन्होंने। उनके पास टोटल जहीरा खित्ते के अंदर जो था वो 1600 का था, जो कि मुसलसल काफी हद तक कम हो गया हुआ है जी। तो जो ईरान के मिसाइल हैं, जिस स्पीड में ईरान मिसाइल दाग रहा है, जो इसराइल के अंदर तबाही हो रही है, आपको लगता है, पहले हम बात करते थे ना कि कितने दिन तक ईरान सस्टेन कर सकेगा। अब मेरा सवाल ये है कि इसराइल इस जंग को कितने दिन तक सस्टेन करने की सलाहियत रखता है। मैं बताऊं अली, अगर अमेरिका जो है पीछे हट जाए तो इसराइल तो मेरे ख्याल में 24 घंटे भी सस्टेन ना कर सके। इसके लिए मेरी बात को कंफर्म करने के लिए हमारे व्यूअर्स जो हैं वो 13 जून के अखबारात उठा के देख सकते हैं कि जब तिल अवीव और हाइफा के अंदर 13-14 जून को ईरानियों ने रिटेलिएट किया, तो उन मिसाइल की जो फुटेज अवेलेबल है, मैं उस बैरज जो उन्होंने फेंका था उसके बाद गिरते वक्त फुटेज देखे अली, आज तक, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पे इंश्योरेंस के क्लेम की फाइलें पड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं हमारे घर डैमेज हो गए हैं, हमें वो पैसा चाहिए, जो कि इंश्योरेंस की रकम थी है। आज तक की सूरत हाल है अली। और उसके बाद उन साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया, रिहायशी इलाकों को। और ये चीज पता कैसे चली? ईरान ने वहां के कैमरे हैक किए। उसके बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि नुकसान का तखमीना कितना था। $12 बिलियन का तो सिर्फ नुकसान का तखमीना था। ग्रिड स्टेशन हाइफा के ऊपर तो उन्होंने मिसाइल फेंका था, बिजली उन्होंने वहां की साउथ की जो है वो पूरे की पूरे जो है सप्लाई लाइन जो है वो कट कर दी थी है। तो मेरे ख्याल में जो इसराइल है उसका एक बड़ा पर्पस तो सर्व हो गया। वो चाहते थे लेबनान, सीरिया के जो हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, यही मिडल ईस्ट की तमाम कुव्वतों का हो जाए कि जो वहां पे हाई राइज खड़ा करना चाहती हैं। और ईरान को नो डाउट वो उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाया। 7 दिन बाद भी अगर खित्ते के अंदर शेर दहाड़ है तो उन्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि ये हॉन्ट करेगा हमें फ्यूचर के अंदर भी। और अभी भी वहां के ऊपर खैबर, जो मैंने आपको बताया था कि ये कोड नेम जो है, इसके पीछे भी एक पूरा पस मंजर है फतेह खैबर का। वो मरहब को जो मौला अली ने शिकस्त दे के उसको काट दिया था। तो मेरे ख्याल में जो शेर धाड़ा है, उसकी धाड़ जो एक लंबे अरसे तक सुनी जाएगी अमरीकी ऐवानों के अंदर भी, और स्पेशली तिल अवीव के उन बंकर्स के अंदर भी। उस्मान साहब, अगर अभी ये हालात हम पाकिस्तान में देखें, ये जंग चल रही है हमारे हमसाया मुल्क ईरान में, इसराइल और अमेरिका बमबारी कर रहा है, ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, और बाकी जो हमसाया ममालिक हैं वो भी इसकी पकड़ में आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है। इस टाइम पे किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिल रहा, और जो न्यूज़ सामने आई है, 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया है। मतलब कि 300 से ऊपर का इस टाइम पे पेट्रोल हो गया है।
आगे आप क्या देख रहे हैं? ये तो अभी स्टार्ट है। ये जंग जैसे जैसे चलती जाएगी, एक पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी जेब पे कितना असर होगा? अली तकरीबन महंगाई जो है 7% बढ़ चुकी है पिछले 7 दिन के अंदर है। और डीजल और जो पेट्रोल है पाकिस्तान के पास सिर्फ 25 दिन का बाकी रह गया है। अभी खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को छुट्टियां दी जा रही हैं 9 मार्च से कवर। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज जो हैं, कॉलेजेस, वो भी सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन हो जाएं। और कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोच रहा है वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन जो है उसे जल्दी से एग्जॉस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखें, पैनिक मूवमेंट तो क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट तो चाह रही है कि हालात जो है वो कुछ मैनेज हो जाएं। वो कंटिजेंसी प्लान के तहत जो है वो कोशिश कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि एनर्जी को प्रोक्योर करने के लिए सऊदी अरेबिया से राब्ते के अंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा फिजिकल जो रिजिलियंस है इस वक्त जो है उसके ऊपर क्वेश्चन लग गया हुआ है। उसकी वजह ये है, LNG 68% दुनिया में महंगी है। ब्रेंट क्रूड $83 पे चला गया है। और जैसे आपने कहा, 55 रुपये महंगा हो गया। और कल ही खबर आ रही थी बलूचिस्तान में 40 से 50 रुपये पर लीटर उसमें इजाफा हुआ है। अभी वो ईरानी तेल जो कि सस्ता वहां पे होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारी अगर स्टॉक मार्केट में, अली 9.5% आप कह लें वो गिरावट का शिकार होगी। और दूसरी तरफ रेमिटेंसीज की हमने बात की थी कल, वो $3 बिलियन का उसको डेंट पहुंचेगा। और दूसरी तरफ अली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने फैसला किया है हफ्तावार वो रिव्यू करेगी। पहले मंथली होता था उगरा का इजलास, अब हफ्तावार रिव्यू का मतलब है कि पेट्रोल की कीमत मजीद आगे जाएगी। और इसका कमोडिटी के हवाले से जो इम्पैक्ट है, रोजमर्रा की अशिया, फूड की सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन उठता है कि गरीब आदमी जो है वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगा। अभी मैं और आप जहीरा अंदोजों की बात नहीं कर रहे जो इस मौके का फायदा उठाएंगे। जो पैनिक बाइंग होगी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ी समझदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अवाम को भी ईद करीब है और लोग चाहते हैं वो शॉपिंग करें, बाजारों में जाएं। और अफगानिस्तान की तरफ से जो थ्रेट है उसको भी हमें इसी के अंदर देखना पड़ेगा। अली करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ने का खतरा है। जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मजीद जो है डिप्लीट होंगे, मजीद कम होंगे। उसके अलावा एक्सटर्नल हमारी जो अपना क्या कहते हैं आप कह लें, जो फाइनेंसिंग गैप है उसके अंदर काफी डेंट पड़ेगा। और अगर $10 ब्रेंट क्रूड हर दफा बढ़ता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट का खर्चा है तेल का, अली $1.5 बिलियन एनुअली बढ़ जाता है। आपने बात की अफगानिस्तान की, मेरे पास एक सोर्स से न्यूज़ आई है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखेंगे टीटीपी है, बीएलए है, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकती है। जी मेरे ख्याल में अली बिल्कुल। क्योंकि देखिए आप इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो इतने साजगार नहीं हैं। हम माशी तौर पे बात करें और उसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर एक मामला चल रहे हैं ईरान के हवाले से वो देखें, तो इस सारे मामले के अंदर मुझे लगता है कि इंडिया वो ज़रूर अपने जो उसके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ के ऊपर, सहूलतकार जो हैं अफगानिस्तान के तालिबान के, TTP के, उनको एंगेज करके इस क्योस के अंदर वो चाहेंगे कि आगे की तरफ मामला जाए। और वो हिट कर सकते हैं हमारे, आप कह लें कि इज्तिमा जो होते हैं उनको कर सकते हैं कोई ना कोई। क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर ये पैटर्न हमें समझ आता है। क्योंकि हमने 2005 से 15 के दरमियान जो वॉर ऑन टेरर थी उसमें देखा कि अर्बन सेंटर के अंदर लोगों को ब्लीड करने के लिए किस तरीके से माल रोड पे धमाके हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया, और किस तरीके से अवामी जो मकामात हैं, दरगाहें हैं, दरबार हैं, उनको अटैक किया गया। अल्लाह ना करे हम जो है वो हमारी फोर्सेस चौकन्ना है, चौकस हैं। हमारे शहरों के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नो डाउट वो समझते हैं सारे मामले पैटर्न को। लेकिन दुश्मन जो है वो ज़रूर अपने एंड के ऊपर कोशिश करेगा। हमारी आवाम को इत्तेहाद, यगानगत और यकजहती की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त भी हम हालत एक कह लें कि अमन में नहीं है। एक तरह से हालात है जो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम पैटर्न देखते हैं मुश्किल होते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी अपनी जो अपना एक सिविक सेंस है उसका सबूत देगी इस वक्त है कि अगर गैर जरूरी सफर से वो गुरेज करें। याद रखें ये लॉकडाउन वाली सूरत हाल ही होने जा रही है। अभी हम भी जो है बाय सड़क से होके आए हैं। और जो आपने बात की कि पेट्रोल जिस तरीके से मिल नहीं रहा, मुझे लगता है एहतियात करने की जरूरत है और पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ हालात मुश्किल है और गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से कंटिजेंसी एफर्ट्स जो है वो करने की कोशिश कर रही है। और ये हालात हमारे साथ नहीं है, ये हर जगह पे। इंडिया 69% क्रूड उठाता है, ये इम्पैक्ट वहां पे भी आएगा। मिस्र में खबरें आ रही हैं कि मिस्र में तकरीबन इमरजेंसी नाफज हो रही है इकोनॉमी के हवाले से। इतना सर्ज वहां के ऊपर महंगाई के कॉन्टेक्स्ट के
अंदर आ रहा है। और यहाँ पे इंडिया का जिक्र करने की बड़ी अच्छा जरूरत है कि जो नेवी पे अटैक अमेरिका कर रहा है और जो डैमेज कर रहा है, क्योंकि नेवी नेवल ब्लॉकेड एक वहां से है। और डोनाल्ड ट्रंप की अभी खबर आई है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया है खाबनाए खुर्मस को खोलने का। अब पता नहीं वो डियागो गार्शिया से B-2 बम्बार्ड तैयारे जो हैं वो उड़ाएंगे, B-52 उड़ा के और ज्यादा मजीद तबाही जो है उसका कैनवस वहां के ऊपर बढ़ाएंगे। इंडिया ने ईरानी जहाज को अपने यहाँ मशकों पे बुलाया, और आप समझें कि उसको बुला के डुबोने के अंदर अपना पूरा पूरा रोल प्ले किया। जो टॉर्पीडो वहां पे हिट हुआ है, सबमरीन ने वहां पे अटैक किया श्रीलंका के अंदर, दूसरा अली नेवी का जहाज वहां से गुजर रहा है। और बड़े परेशान है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है कि 80 मलाह जो मारे गए हैं और बाकी जो लापता है, इस जहाज के ऊपर जो अमला है उसकी हिफाजत को कैसे मेक श्योर किया जाए। इरानियन देख रहे हैं किस तरह स्टैब किया, छुरा घोंपा ईरान की कमर के अंदर अपना। इंडिया ने अगर हम देखें, ये वो हैं जिन्हें उन्होंने सेंट्रल एशिया से रास्ते के लिए जाहेदान और चाबहार की बंदरगाह में बैठने की वहां पे जगह दी, और ये इन्होंने किया, चाहे 12 जून हो और चाहे अभी हो। तो मोदी जो है वो एक नाकाबिले एतबार क्या शख्सियत इंडिया है। को इस हमले अब का मोदी पहले का से पता था? मेरे ख्याल में क्यास किया जा सकता है, स्पेकुलेट किया जा सकता है इस हवाले से, लेकिन हमले की टाइमिंग और मोदी का वहां पे विजिट, ये सारी चीजें जो अगर हम देखें, और फिर वो कहना कि हम 8 मुल्की के इत्तेहाद बना रहे हैं, उस इत्तेहाद के अंदर जो है तमाम वो कंट्रीज शामिल हैं जिनका स्टांस जो है बड़ा हार्ड है ईरान को लेके, मुस्लिम वर्ल्ड को लेके। तो मेरा ख्याल है कि इस पैटर्न को समझा जा सकता है कि मोदी जो है वो एक ग्रीन सिग्नल दे रहे थे। याद रखें इस सारे मामले के अंदर आपको ईरान के साथ पाकिस्तान को भी देखना है कि जब वहां पे बात हो रही है कि शिया एक्सेस को तबाह कर दिया गया, सुन्नी एक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। नफ्ताली बेनेट की स्टेटमेंट हो जाए, नरेंद्र मोदी का बयान हो जाए, उधर से तालिबान का उसी 26 तारीख को पाकिस्तान में 50 टारगेट को हिट करना, मेरे ख्याल में ये पैटर्न समझना अब इतना मुश्किल रह नहीं गया। और इस सारे मामले के अंदर आपको यूएई का जो किरदार है उसको भी अच्छा देखने की जरूरत है। तो पाकिस्तान अच्छी तरह समझ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं सऊदी अरेबिया पे एस्केलेशन नहीं होगी, अटैक नहीं होंगे। अदरवाइज खबरें आ रही हैं कि अगर कोई एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान उसके साथ डायरेक्ट मुआहदे के अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वॉर के अंदर पाकिस्तान को भी खींचने की जो है वो कोशिश की जाए। और मेरे ख्याल में इसराइल यही चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्री पेरिफेरी के अंदर हैं उनको भी इस तनाज़े का हिस्सा बनाया जाए, चाहे वो अजरबैजान है जिनके साथ उनके बड़े मरासिम हैं, और जिन पे जिन पे ईरान इल्ज़ाम लगाता है कि वहां के ऊपर मोसाद के एजेंट्स थे जिन्होंने ईरान के साइंसदानों को टारगेट किया, और वो सबसे ज्यादा वेपन भी वहां से उठाते हैं। अजरबैजान, तुर्की पे जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से सऊदी अरब को अटैक किया जा रहा है, मोसाद के एजेंट वहां पे पकड़े गए हैं, तो तनाज़ा अली सिमटता हुआ नजर नहीं आता। जमीनी हालात, इनकी स्टेटमेंट्स, फिर जिस तरीके से वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल में हमें लेबनान का भी जिक्र करना चाहिए कि लेबनान के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों को इंटीमेट किया इसराइल ने कि बैरूत को खाली कर दें, यहां से निकल जाएं। और वो इलाका अली दाहिया जहां पे हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, 2006 में इस तरीके से वहां कत्लो गारत की गई कि लाशें उठाने के लिए वहां पे लोगों को जाने नहीं दिया गया। वही डॉक्ट्राइन इस वक्त वो ईरान, ये पूरा डॉक्ट्राइन है दाहिया का। दाहिया का डॉक्ट्राइन 20 साल के बाद जो अमल में आया उससे मुतल्लिक लिख रहा है जो प्रेस है वहां पे इसराइल का, कि सिविलियन आबादी को टारगेट बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि प्रेशर जनरेट किया जाए। WHO की रिपोर्ट है, जो गार्डियन ने रिपोर्ट किया, 13 अस्पतालों को निशाना बनाया गया वहां के ऊपर, 9 स्कूलों को जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उनको टारगेट किया गया। तो इससे जो कभी अजाइम है नेतन्याहू के और अमेरिका के, वो वाजह हो जाते हैं कि वो वहां लोगों को लिबरेट करने के लिए नहीं आ रहे। उस्मान साहब, अगर इसमें हम बात करें कुर्द का एंगल, हमने देखा जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए तो CIA के साथ मिलकर कुर्द जो थे उन्होंने ये प्रोटेस्ट करवाए, जो अनरेस्ट है वो पैदा किया। इस टाइम कुर्द जो है उनका क्या स्टेटस है? क्या वो ईरान अच्छा, के अंदर ज़मीनी तौर पर वो कोई हमले करेंगे? क्योंकि वो CIA और इसराइल के साथ तो हैं। जी अली, इस हवाले से खबरें तो आ रही हैं कि CIA उनसे राब्ते में था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इराक के अंदर और जो ये बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर, इधर जो मौजूद हैं कुर्द लीडर, उनसे फोन पे बात की है। और याद रखें ये पैटर्न उनका बड़ा पुराना है। इराक में जब 2003 में वॉर की गई थी तो भी कुर्द रीजन के लोगों को एंगेज किया गया था ताकि और इनको जो है हमला करवाया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ के ऊपर शाम में भी कुर्दों को एक तरह से एरियल कवर दिया हुआ था दाइश के खिलाफ अमेरिका ने।
तो ये तो उनका पैटर्न है, उनके मुरासिम पुराने हैं। लेकिन अली सूरत हाल ये है, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम खुद बताता है कि अमेरिका कितना शिकस्त खुर्द है। एक हफ्ता नहीं गुजरा कि वो घुटनों के बल आ गए हैं, और सेपरेटिस्ट जो वहां पे बैठे हुए हैं उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं हम आपको मुसल्ला करेंगे ताकि आप ग्राउंड इन्वेजन करें। और खबर आ रही है, अली लारेजानी ने उनको एक मैसेज भेजा है कुर्दों को, आपके लिए फेवरेबल विंड यहाँ पे नहीं चल रही। और उसके साथ ही अटैक लॉन्च किया, मिसाइल फेंकिया उनकी तरफ है, उस रीजन के अंदर, वेस्टर्न रीजन के अंदर, कि उन्हें मैसेज भिजवाया कि आप जुरत ना करिएगा तेहरान की तरफ पेश कदमी की कोई भी। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकाम नजर आती है, लेबनान के अंदर, शाम के अंदर, गजा के अंदर, और इस वक्त ईरान के अंदर भी है। तो अगर मुझे लगता है इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो अभी तक उन्होंने, इसराइल ने और अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा माजी की जंगों से। और हिजबुल्ला जिसे कहते थे डेड हो गए हुए हैं, अब ये उठने के काबिल नहीं, आज 7 घंटे पहले उन्होंने सदर इसराइल को मिसाइल हमले के अंदर टारगेट किया, और उन्होंने वहां पे बेस को टारगेट, मिलिट्री बेस को हिट किया। और दूसरी तरफ अमेरिका जिनसे मुआहदा कर चुके हैं पिछले साल, यमन, यमन के मिसाइल भी इस वक्त इसराइली हदूद के अंदर आके गिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वॉर में जो एसिमेट्रिक आप कह रहे हैं फायदा हासिल था, वो अभी तक नजर आ रहा है। अभी तक जो उनका प्रॉक्सीज हैं वो काम कर रही हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स अपनी तरफ से जारी हैं। हाँ, एक चीज है कि अब हमलों की शिद्दत में कमी आई है। हम अमेरिका की तरफ से भी देखते हैं हमलों की शिद्दत के अंदर कमी आ रही है। वजह क्या है? स्टॉक पाइल। और दोनों फरीक जो है वो यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे बात चली जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया जो इंतहाई गैर फितरी है, गैर मुनसिफाना है, गैर जिम्मेदाराना है, और ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत नहीं रखता कि ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे। अगर हम देखें, इसराइल जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, जिस तरह से उसने सऊदी अरब पर हमले किए, दुबई के अंदर हमले करवाए, इस तरह की न्यूज़ भी आ रही है। इवन के इंडियन यूट्यूबर्स इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसराइल ऐसी हरकत करे कि मस्जिदुल अक्सा जो है उस पर अटैक करे और उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर लगा दे। जी, वो जरूर लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक है ना वेज क्रिएट करना चाहता है, सुन्नी और शिया वर्ल्ड के अंदर है। और अभी हम देखते हैं कि जो जुमा था, जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई वहां के ऊपर है। वो पूरा जो एरिया है उसे शट डाउन कर दिया गया है। और ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं, कोई इस तरीके का जो एडवेंचर हो सकता है, और जो इजरायली रबाएं हैं उनकी वीडियो वायरल है, जिसमें वो इस चीज के ऊपर उकसा रहे हैं आईडीएफ को कि आप अटैक करें यरूशलेम के अंदर है, बैतुल मक़दस के हवाले से मस्जिद को, और उसके बाद जो है हम इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। तो मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बाहित नहीं। क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में इंडिया भी बड़ा माहिर है, उसने भी कश्मीर के अंदर करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। और यही पैटर्न आपको नजर आता है इसराइल के एंड से भी है। मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड को इस हवाले से हंगामी इजलास तलब कर देना चाहिए, और ओआईसी को भी इस वक्त सऊदी माउथपीस नहीं बनना चाहिए। वो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है उस हवाले से उसका बिगर रोल ये होना चाहिए, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो मुज़ाकरात करें। देखें, एक मुज़ाकरात है जिसके लिए यूरोप, रशिया, चाइना जो है भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मैं डिप्लोमेसी के हवाले से भी कुछ नहीं देख रहा। मुझे लगता है इस फोरम के अंदर मामले को आगे लेके जाने की जरूरत है, और तुर्की को चाहिए और पाकिस्तान को कि वो वहां के ऊपर हंगामी इजलास तलब करें, और वो वहां के ऊपर बैठे हैं जिसके अंदर तमाम मुस्लिम वर्ल्ड फैसला करे कि हमें लड़वाया जा रहा है, हमें मरवाया जा रहा है, और हमें इस कजिए से किस तरीके से बाहर निकलना है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जैसे जैसे ये जंग आगे जाती रहेगी, हम अपनी ऑडियंस को जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनसे आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।